Namaskar. Let me share with you some statistics from the Ministry of Health and Family Welfare. The prevalence rate of mental disorders in India is 14%. This percentage is higher for the urban population compared to the rural population. Do you also know that this is even higher for women as compared to men? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूनम फोगाट और मैं एक प्रोफेसर हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजी की दिल्ली यूनिवर्सिटी में। वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ जॉय स्टूडियो, जहाँ हमारी लगातार कोशिश रहती है आपके मानसिक स्वास्थ्य को जागरूक बनाने के लिए और आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बेहतर कर सकते हैं ये जानने के लिए। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ हैं डॉक्टर संगीता तनवर, जो एक RCI रजिस्टर्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और इंटरनेशनली भी अक्लेम्ड हैं। वेलकम डॉक्टर तनवर। Thank you, Dr. Fogart, for inviting me for this podcast. I believe it is going to be very helpful for people to know about their mental health, signs of illnesses, and how to manage the mental health better. Thank you. शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी से। आपने कहाँ से अपनी साइकोलॉजी की पढ़ाई शुरू की और RCI रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर बनने के लिए क्या आपकी जर्नी रही है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज आजकल बहुत सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो जाना चाहते हैं इस लाइन में। उनके लिए मेरी जर्नी को जानना कैन बी वेरी हेल्पफुल। मैंने बैचलर्स ऑनर्स कंप्लीट किया विवेकानंद कॉलेज से साइकोलॉजी में। फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स किया फ्रॉम साउथ कैंपस विच इज़ द डिग्री कॉल्ड मास्टर्स इन अप्लाइड साइकोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, विच ऑल्सो इंक्लूडेड 14 months rigorous clinical training which I completed at Safdarjung Hospital in psychiatry department as well as pediatrics department. उसके बाद मैंने कंप्लीट किया एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, जो कि एक RCI रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है। मैंने इसे कंप्लीट किया उस्मानिया यूनिवर्सिटी से। इंडिया में एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी उस टाइम मैंडेटरी होता था टू गेट द लाइसेंस ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी प्रैक्टिस। मैं एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी करने के बाद आई वर्कड एट फोर्टिस हॉस्पिटल फॉर अबाउट अ ईयर। देन आई एंटर्ड एकेडमिक्स and I had my practice on the side. I taught at Delhi University for about 9 years. Uske baad I went to Canada for family reasons. When I went to Canada, I completed my licensure conditions over there after credential evaluation of my education and my professional experience here. I was given to complete 1500 hours of supervised practice there. I had to write an exam called EPPP, which is examination for private practice of psychology. Followed by an oral exam and exam on jurisprudence. After that, I got a license there, and for past 6.5 years, I have been practicing as a clinical psychologist over there in the province of Ontario of Canada. I returned to India last year, and then I got my RCI license renewed, and since then, I've been practicing here as well. So I run my practice by the name of Silex India. Welcome and wonderful journey you have. Let's start with what is mental health. तो जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, मेंटल हेल्थ होती क्या है? तो मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं, अब जनरल अंडरस्टैंडिंग, हालांकि बहुत सारी डेफिनेशन है मेंटल हेल्थ की, राइट? लेकिन उन सबका सार ये है कि मेंटल हेल्थ का मतलब है एक इफेक्टिव एडजस्टमेंट टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, राइट? विच इंक्लूड पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल। ठीक है, इन एस्पेक्ट्स में अगर हम पर्सनल की बात करें, अगर इंसान अपने बारे में एक रियलिस्टिक अवेयरनेस रखता है, अपने लाइक्स डिसलाइक्स को जानता है, अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन अच्छी है, डेली बेसिस पर एक पर्पसफुल या मीनिंग लाइफ जी रहा है और अपने एक्टिविटीज़ के थ्रू जॉय डिराइव कर सकता है, मीनिंग डिराइव कर सकता है, पर्पस डिराइव कर सकता है, तो वो एक एस्पेक्ट, पर्सनल एस्पेक्ट है मेंटल हेल्थ का। फिर हम बात करते हैं सोशल एस्पेक्ट की। अगर कोई इंडिविजुअल लोगों के साथ मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, बॉन्ड्स फॉर्म करने के लिए केपेबल है और उनको मेंटेन करने की क्षमता रखता है, वो एक सोशल एस्पेक्ट है। और ऑक्यूपेशनल लेवल पे हम कितने प्रोडक्टिव हैं, हम कितना अच्छे से एडजस्ट कर रहे हैं और डे टू डे चैलेंजेस को कितने अच्छे से हम डील कर रहे हैं, और उसके बावजूद हम एक बैलेंस मेंटेन कर चल रहे हैं अपनी मानसिक स्थिति का, तो वो एक मेंटल हेल्थ का इंडिकेशन है। इन एडिशन टू ऑल ऑफ दैट, हम
कितना सेंस ऑफ वेलबींग डेली बेसिस पर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कई बार हम मेंटल हेल्थ का मतलब समझते हैं कि पर्सन बहुत खुश है, हैप्पी है, ठीक है। तो हैप्पीनेस इज काइंड ऑफ अ मिराज विच पीपल कीप ऑन चेजिंग। तो आजकल जो फोकस है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड थर्ड वेव इंटरवेंशन जो साइकोलॉजी में आ गया, उनका मेन फोकस हैप्पीनेस से हटकर आ गया है लाइफ लिव्ड वेल, राइट? हाउ डू वी लिव आवर लाइफ वेल? सो दैट इज a good indicator or a gist of what mental health looks like. दूसरी चीज़ें जो इसमें आती हैं जो हमारे mental health को define करती हैं, वो हैं cognitive, emotional, behavioral, right? So cognitive का मतलब होता है कि जो भी हमारी सोच है, जो भी हमारे beliefs हैं, अगर वो adaptive हैं, अगर वो helpful हैं, हमारे day to day adjustment को support करते हैं, तो वो अच्छा इंडिकेटर है मेंटल हेल्थ का। फिर इमोशनल की बात आती है। इमोशनल एस्पेक्ट है कि हम सिचुएशन स्पेसिफिक इमोशंस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वी कैन साइकिल थ्रू दोज इमोशंस एज वेल। हम कितना हम भावनाएं और हम अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, कैसे हम भाव में बह नहीं जाते हैं, टाइम टू टाइम वी कैन कीप अ चेक ऑन आवर इमोशंस एंड ब्रिंग देम बैक टू द ऑप्टिमम लेवल। तो इमोशंस एक उसका एस्पेक्ट है। फिर बात आती है बिहेवियरल एस्पेक्ट की, राइट? क्या हमारे एक्शंस हैं, क्या हमारे आर वी एक्टिंग पर्पसफुली, आर वी गोल डायरेक्टेड, राइट? सो ये सारी चीज़ें हमारे बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ को प्रेजेंट करती हैं। तो इन सब चीज़ों का तालमेल मेल जोल है, वो हमारी मेंटल हेल्थ को इंडिकेट करता है। एंड जैसे हम आगे बढ़ते हैं और मेंटल हेल्थ को और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं, फिर और बहुत सारे आयाम इसमें जुड़ते जाते हैं, जैसे कि हम फिर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हम इसमें ऐड कर सकते हैं, फिर हमारा कम्युनिटी से क्या कनेक्शन है, फिर हम वो ऐड कर सकते हैं उसमें। तो एक बहुत ही वाइड और कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है मेंटल हेल्थ की। ओके, थैंक यू। अगर हम ये बात करें कि मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस सिक्के के दो पहलू हैं, अगर हम इसका ऑपोजिट जाए, मेंटल हेल्थ का ऑपोजिट मेंटल इलनेस होता है अगर, तो मेंटल इलनेस होता क्या है, इसको कैसे पहचानें? राइट। सो डॉक्टर फोगाट, सबसे पहले मैं आपको मेंटल इलनेस के बारे में ये कहना चाहूँगी कि आजकल वी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स आर रिफ्रेनिंग फ्रॉम यूजिंग द वर्ड मेंटल इलनेस। ओके, ऐसा क्यों है? क्योंकि हम ज़्यादातर वर्ड यूज़ करते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स। इसका अंडरलाइन मीनिंग ये है कि जो भी हम मेंटल हेल्थ सिम्टम्स लाइक जिसको हम इलनेस कहते हैं, उसके दौरान जो महसूस करते हैं, वो दोस आर लाइक वेरी कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, जो कभी कभी ऑप्टिमम डिग्री से बाहर या एक्सेसिव हो जाते हैं, राइट? दैट्स व्हेन वी कॉल इट डिसऑर्डर, राइट? तो क्योंकि जब हम इलनेस की बात करते हैं तो वी गेट अ सेंस ऑफ मोर हेल्पलेसनेस कि हमें कोई इलनेस हो गई है, बीमारी हो गई। लेकिन जहाँ पर हम डिसऑर्डर की तरह उसको देखते हैं, देयर इज मोर होप दैट्स इनहेरेंट इन दैट, right? There is more realistic steps that we can take toward bringing them back to normal, because हमें कभी कोई mental issue नहीं होगा ऐसा तो possible ही नहीं है। हमको टाइम पर different stages of life में different issues आते रहेंगे। तो abnormal क्या होता है? What is abnormal that is away from normal, है ना? इसमें ऐसी क्या चीज़ें होती हैं कि वो abnormal में काउंट होने लग जाती हैं, abnormal मानी जाएंगी और normal नहीं रहती हैं? डॉक्टर फोगाट, जैसे आपने बोला abnormal is away from normal. And what is normal? Normal is something that is defined by norms. वो culture specific हो सकते हैं, वो individual specific हो सकते हैं. So when I say individual specific, these are baseline behavioral patterns of an individual. ठीक है, जिसमें हम मान सकते हैं एक particular personality के ये patterns होते हैं, ठीक है? तो वो baseline और person की history के बारे में हम बात कर सकते हैं abnormal define करते वक्त. Again, coming back to what is norm? Norm जैसे अगर किसी सोसाइटी का ये है कि person, these are the expectation from a person to be effective and productive member of the society, which includes again social adjustment, occupational adjustment, personal adjustment, interpersonal relationships. So these are the aspects. अगर person कोई well adjusted है in all these aspects में, तो वो normal है, and कहीं पर भी कोई disturbance होती है in all these aspects, that goes to the category of abnormal. अब इस एबनॉर्मल को और अच्छे से जानते हैं। अगर क्लिनिकल साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, देयर आर 4 Ds दैट डिटरमिन व्हाट इज एबनॉर्मल। पर्सन में डेवलप सिम्टम्स, लेकिन कौन से सिम्टम्स को हम एबनॉर्मल में कैटेगराइज करेंगे वो डिपेंड 4 Ds के ऊपर करता है। फर्स्ट इज ड्यूरेशन,
अगर कोई सिम्टम बियॉन्ड अ ड्यूरेशन परसिस्ट करता है, देन इट कुड बी एन इंडिकेटर ऑफ मेंटल हेल्थ इशू। वो एबनॉर्मेलिटी का इंडिकेटर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, it is very, very common for us to experience anxiety, nervousness before our interview, before our exam, before first date, before a lot of situations in our lives, right? लेकिन अगर यही नर्वसनेस, यही रेस्टलेसनेस और ये एंजाइटी परसिस्ट करती है बियॉन्ड अ सिचुएशन एंड बियॉन्ड अ ड्यूरेशन, और आप एजिटेटेड हैं लंबे टाइम तक, तो वो पैथोलॉजिकल हो सकती है, वो एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंट सिम्टम हो सकता है हमें एबनॉर्मेलिटी जानने के लिए। सेकेंड डी है डिस्ट्रेस। कितना पर्सनल लेवल पर इमोशनल पेन पर्सन एक्सपीरियंस कर रहा है। पर्सन में बी वेरी फंक्शनल और डिसफंक्शनल रिगार्डलेस how a person is experiencing at personal level. For example, a person can be high achieving, maybe highly functional, but at personal level, person may be living with a lot of dread, anxiety, and emptiness. So that emotional pain counts toward the distress, which can be clinically significant. Third D is degree of severity. For example, it is very common for us to experience anxiety, nervousness before our interview, a date, or an exam, or a presentation. But if that anxiety or nervousness exceeds a certain level, it becomes so overwhelming, it's excessive, it's out of the proportion to the situation, then it is an indication. Fourth D is dysfunction. किस तरह से आपके जो सिम्टम्स हैं आपकी फंक्शनिंग को इम्पैक्ट कर रहे हैं। अगर आपके सिम्टम्स आपकी प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आपके इंटरपर्सनल एडजस्टमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं नेगेटिवली, आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट साइन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, समबडी स्टॉप्स गोइंग टू वर्क, या फिर किसी स्टूडेंट ने स्कूल स्किप करना शुरू कर दिया बिकॉज ऑफ एंजाइटी और बिकॉज ऑफ whatever issues a person is facing there. आपकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है क्योंकि आपके कॉग्निटिव सिम्टम्स, लेट्स से आप फॉरगेटफुल ज़्यादा हैं, तो आप यू आर मेकिंग मोर एरर्स एट वर्क, जो कि बिल्कुल नहीं था पहले, लेकिन अब ऐसा आपके साथ रिकरेंट होने लग गया है। तो वो एक साइन हो सकता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी क्लैरिटी, आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस एट वर्क लो हो रही है, राइट? तो वो एक डिसफंक्शन का साइन हो सकता है। ओके, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने ये 4 Ds। लेकिन जब हम सब पैदा होते हैं और भगवान की शुक्र से हम जब सब बड़े हो रहे होते हैं, हम सब नॉर्मल ही होते हैं, ऐसा कुछ हमारे अंदर कोई कारण नहीं होता है कि हम ये सोचें कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य में कोई परेशानी है। लेकिन बड़े होते होते कोई ये हम कब डिटर्मिन करते हैं या कि कैसे आते हैं एबनॉर्मल सिम्टम्स किसी में, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है एबनॉर्मल सिम्टम्स की या डिसऑर्डर के टाइप के सिम्टम्स की आने की? डॉक्टर फोगाट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन उसका आंसर उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है, राइट? तो इतने मल्टीपल फैक्टर्स हैं दैट इंटरप्ले टू प्रोड्यूस एन आउटकम ऑफ मेंटल हेल्थ इशू। जब हम बड़े होते हैं, आपने सच कहा कि उस टाइम पे हमको शायद मालूम नहीं होता है, कुछ डिसऑर्डर्स जो अलोंग द डेवलपमेंटल स्टेजेस मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं, पनपना शुरू कर देते हैं, यू कैन से दैट। कई सारे फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करते हैं, लेकिन जैसे आपने बोला कि हम कब और कैसे जान सकते हैं, देखिए कई बारी तो कई सिम्टम्स है बहुत ग्रेजुअली डेवलप होना शुरू होते हैं। हाँ जी, वो एकदम से नहीं आते हैं, और वो इतना ग्रेजुअल होते हैं कि हमको उनके पनपने के टाइम पे मालूम भी नहीं चलता है कि हम सिम्टम्स पनप रहे हैं हमारे अंदर। हम उसको शायद अपने नेचर या दूसरे पर्सन के नेचर का हिस्सा ही मानने लग जाते हैं। वो इतने ग्रेजुअल, इतने स्लो रेट से और इतना प्रोग्रेसिव तरीके से बढ़ना शुरू कर देते हैं। कई सिम्टम्स हो जाते हैं जो सडन ऑनसेट होता है उनका, कि पर्सन वाज बिहेविंग लाइक हिज ओन बेस लाइन बिहेवियर येस्टरडे, अभी 2-4 दिन बाद आप उनसे मिले, वो बिल्कुल ही ऑफ या बिल्कुल डिफरेंट बिहेव कर रहे थे, बिल्कुल चेहरा अलग तरह का दिख रहा था, उनका जो इमोशनल हाव भाव है वो बिल्कुल डिफरेंट लग रहा था। तो एक ये तरीका होता है, सडन ऑनसेट में ये जानकारी बहुत जल्दी हो जाती है। लेकिन जिनका इंसिडुअस ऑनसेट होता है, लंबे समय से चल रहा होता है, तो उनको एकदम से जानना मुश्किल होता है। वो हमारे लिए लाइक लाइफ के साथ पर्सनैलिटी के बदलाव जैसे लगते हैं, until they reach a point
then they actually take form of a disorder. अब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन सब चीज़ों में कंट्रीब्यूट करते हैं. वन इज़ अगर हम किताबी भाषा में जाएं तो पहले कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जिनको हम अगेन मल्टीपल कैटेगरीज में फर्दर कैटेगराइज करते हैं. सो सबसे पहले फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर्स. अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री रही है, किसी को कोई मेंटल हेल्थ इशू रहा है पास्ट में, तो हमारी वल्नरेबिलिटी या रिस्क बढ़ जाता है मेंटल हेल्थ इश्यूज मतलब हमारे में परसेंटेज ज्यादा हो जाती है आगे चल के. अगर सिचुएशन ऐसी बनती है तो हमारे अंदर डिसऑर्डर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. राइट. तो वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है. दूसरे बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं न्यूरोकेमिकल changes, which include neurotransmitters and hormonal changes in our body. For example, neurotransmitters like serotonin, dopamine, इन सब का strong effect है in our mood तो ये and our emotional experiences. neurotransmitters होते कहाँ हैं? ब्रेन में होते हैं? These are stimulated by our brain. राइट. एंड उनके अपने मैकेनिज्म्स हैं सिंथेसाइज होने के, सिक्रीट होने के, एंड कैसे उनका अपटेक होता है हमारी बॉडी में. दैट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. बट येस, न्यूरोकेमिकल्स होते हैं जो बहुत दफ़ा हमारी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करते हैं. फिर हॉर्मोन्स जैसे हो गया, थायराइड हो गया. एंड अगर हम औरतों की बातें करें तो उनके इतने रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड इतने हॉर्मोन्स हैं जो कई बार फ्लक्चुएट करते रहते हैं. आपने देखा होगा लाइक व्हेन वी आर सर्टेन period of our menstrual cycle, then we experience those mood changes, like and the changes in our emotions, PMS. Right? So hormones also do play important role in our experience of emotions as well as mental health. Thyroid का आपने सुना है, अगर किसी को hypothyroidism है, so that may lead to depression like symptoms, like that low energy, fatigue, exhaustion बहुत ज़्यादा होता है. वहीं अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो पर्सन में हैव एजिटेशन, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी टाइप के सिम्टम्स होना शुरू हो जाते हैं. राइट. सो दिस इज द न्यूरोकेमिकल रीजंस, दीज आर द न्यूरोकेमिकल रीजंस ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज. बायोलॉजिकल फैक्टर्स में दूसरे फैक्टर्स आते हैं जिनको हम मेडिकल कंडीशन से एसोशिएट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार जैसे हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, लाइक दिस रिलेशनशिप कुड बी साइक्लिक, बट येस देयर आर सर्टेन सिम्टम्स of mental health issues that can be tied to some of the medical health conditions. So basically the mind-body connection. Mind-body connection, for sure. फिर आते हैं substance use issues. Okay. Right. जो हम consume करते हैं substance, उनका effect हमारे mind पर. Substance से आपका मानना है कि drugs, alcohol, drugs, yes. Okay. Stimulants. Stimulants, opioids, relaxants, sedatives, like all kind of substances may fall in this category of substance. तो इनका हमारी consciousness, awareness, like mental state को alter करने का इनमें कैपेसिटी होती है, जिसकी वजह से हमारी टेंडेंसी होती है इनके ऊपर डिपेंडेंसी डेवलप करने की. राइट. तो इनका प्रोलॉन्ग यूज़ भी हमारी मेंटल हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है. तो आप ये कह रहे हैं कि जो लोग ज़्यादा समय तक और ज़्यादा मात्रा में कोई सब्सटेंस यूज़ करते हैं, जैसे अल्कोहल या ड्रग्स, उनका ब्रेन का फंक्शनिंग, उनका थॉट का प्रोसेसिंग ही बदल जाता है, चेंज हो परमानेंटली चेंज होने की कैपेसिटी रखते हैं ये सब्सटेंस. और ये आपने ये अच्छी बात की, ज़्यादा तो कितना ज़्यादा और कितना कम, इसकी डेफिनेशन बहुत सब्जेक्टिव होती है. किसी इंसान की अगर वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है तो 2 pegs could be good enough to do the damage. वहीं किसी पर्सन के लिए मे बी लार्ज क्वांटिटी may not bring about the similar kind of changes. Again, ये रिलेशनशिप भी हमारे सब्सटेंस के साथ बहुत कॉम्प्लेक्स है, but we have to understand that all in all these substances are not helpful to maintain good mental health. Okay, so we had discussed substance abuse and we have discussed biological factors. Yeah. Other factors? Yes. Now other factors are psychosocial factors. अगर हम psychosocial factors की बात करें तो different schools of thoughts हैं जिन्होंने mental health disorders के origin को और उनकी development को define किया है. Very first could be personality और temperament. Okay. कुछ लोग होते हैं जो शुरू से ही जिनका temperament बहुत sensitive होता है, right? They're sensitive to criticism, they have poor self-worth,
सेल्फ स्टीम इश्यूज़ होते हैं, इमोशनल रिएक्टिविटी या वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। सो ऐसे लोगों में जो इमोशनल डिस्ट्रेस एक्सपीरियंसेस हैं उनकी फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। दूसरा है लर्निंग थ्योरीज डिफाइन द origin and development of mental health issues inherent in the form of learning. हमारे आसपास हम जो वातावरण है, हमारा फैमिली एनवायरनमेंट जो है, जो हम दूसरों को किस तरह उनके स्ट्रेसर्स के साथ कोप करते हुए देखते हैं, उनसे कुछ बिहेवियर्स है जो हम लर्न करते हैं बेस्ड ऑन द रीइंफोर्समेंट कि किसी को उस बिहेवियर का क्या रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिल रहा है। तो थ्रू ऑब्जर्वेशन हम काफ़ी कुछ चीज़ें इम्बाइब करते हैं अपने अंदर। इसमें जब हम लर्निंग थ्योरीज की बात करते हैं तो सबसे क्लोजेस्ट तो हमारे पेरेंट्स होते हैं। तो अगर हमारे पेरेंट्स में कुछ फॉल्टी बिहेवियर्स हैं, जैसे कि एक तरीके से रिएक्ट करना, अग्रेशन दिखाना या वायलेंट होना या एडिक्शंस होना, तो वो बच्चे में आने की संभावना ज़्यादा है। ये बच्चे में आने की संभावना हो सकती है क्योंकि हम एक रोल मॉडल प्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे के लिए। हम एक फैमिली में एक नॉर्म सेट कर रहे हैं। For example, child may learn that it is all right to shout, it is all right to have an emotional outburst and go to any extent if you are feeling any kind of emotional distress. तो उसकी संभावना हो सकती है क्योंकि फैमिली का नॉर्म इस तरह से बन गया है। आपने सुना होगा कि लेकिन देयर आर सम पीपल हु कम फ्रॉम फैमिली ऑफ स्क्रीमर्स, देयर आर सम पीपल हु हैव अ फैमिली वेयर इट इज़ वेरी कॉमन फॉर पीपल टू ब्रेक थिंग्स व्हेन दे आर एंग्री. In some families it could be very common to shout at each other. तो हम ये कह सकते हैं कि फैमिली का भी खुद का एक कल्चर होता है, जो एक कल्चर होता है जो हम इम्बाइब करते हैं, एंड एट द सेम टाइम इट ऑल्सो गोज टू यू थ्रू द ऑब्जर्वेशन लर्निंग कि हम अपने बड़ों को, अपने आसपास के सिग्निफिकेंट अदर्स को देख रहे हैं, सिचुएशन से वो कैसे कोप कर रहे हैं, राइट, बिकॉज वी हैव नॉट सीन एनी अदर वे. ये हमारे सिग्निफिकेंट अदर से हमारे अंदर आ रहा है, राइट. लेकिन ऐसा नहीं है कि लर्निंग permanent होगी. Like, when a child becomes adult and he goes out in the world and they learn about different families, when they go to the friend's house and other relatives and they see कि वहाँ का वातावरण different है, they act differently. But yes, that will also depend on the maturity and understanding of the child, how they want to filter their own experiences through a different lens. But कई बारी अगर वो नहीं होगा, those behavioral patterns may remain with the child. साइकोसोशल फैक्टर्स में फिर हम अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं. जैसे अगर हमारा अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं, दे हैव बीन नेग्लेक्ट और अब्यूज और सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ट्रॉमा, दैट मे अफेक्ट नॉट ओनली द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बट द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ आवर डेवलपमेंट टू. ट्रॉमा अफेक्ट्स आवर ब्रेन, उसके डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है. अनदर साइकोसोशल फैक्टर दैट includes explanation of mental health issues is cognitive perspective. Okay. We may have some habitual negative thinking patterns. We may have a tendency of self-doubt, suspicion, disbelief, trust issues, which may lead to mental health issues later on and disturbances in the adjustment in various aspects of life, as we have discussed, which are the prime indicators of our mental health. वहीं जब हम psychosocial factors की बात करते हैं, life stressors can also play important role. For example, आपको job stress है, dissatisfaction है, personal life में interpersonal relationships में आपके issues हैं, कोई मैरिटल डिस्कॉर्ड है, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ लीगल इश्यूज़ हैं विच आर ऑन गोइंग और काफ़ी लंबे समय से आपको परेशान कर रहे हैं, दे डू डेफिनेटली हैव इफेक्ट ऑन योर मेंटल हेल्थ विच आर नेगेटिव इन नेचर. सो स्ट्रेस डायथीसिस मॉडल ये कहता है कि एक आपकी वल्नरेबिलिटी है, दैट यू आर मोर ससेप्टेबल, दैट कंबाइंड विद द लाइफ स्ट्रेसेस और योर स्ट्रेसफुल लाइफ एक्सपीरियंसेस टुगेदर मे प्रोड्यूस मेंटल हेल्थ इलनेस. सिर्फ वल्नरेबिलिटी या सिर्फ स्ट्रेसर्स आर नॉट इनफ. अगर किसी का टेम्परामेंट इस तरह से है कि पर्सन हैज़ लो वल्नरेबिलिटी, लो रिस्क, पर्सन हैज़ गुड पॉजिटिव टेम्परामेंट, दे कैन सेल थ्रू मेजर लाइफ स्ट्रेसेस, आई वुड नॉट से नॉट ईज बट इफेक्टिवली विद टाइम. वहीं पर एक पर्सन है जिसकी वल्नरेबिलिटी वेरी हाई है और स्ट्रेसर चाहे मिनिमल है, बट अगर वो मिनिमल स्ट्रेसर उस वल्नरेबिलिटी से कंबाइन करेगा, ये बिल्कुल पॉसिबल है. दैट पर्सन विद vulnerability may have an outcome of mental health issue. Okay. Let us now talk about specifically about India. जैसे भारत में खासकर रूरल एरियाज़ में, गांव वगैरह में हम देखते हैं
कि लोगों में माता आ जाती है या कोई भूत प्रेत का साया, इस तरीके की एक्सप्लेनेशन दी जाती हैं किसी भी मेंटल इलनेस के लिए, तो क्या भूत प्रेत आना, माता आना, ये एक मेंटल डिसऑर्डर होता है? इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? Dr. Fogart, in Indian cultural context, Mata Ana, Bhoot Pret aa jana, these spirit possessions and all, these are very deeply rooted in the cultural beliefs, or you can say religious beliefs as well. Okay. But अगर हम इसको एक clinical psychology के perspective से देखें, so these things can be seen as culture bound syndrome, dissociative states, and intense psychological distress expressed in culturally meaningful ways. ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कल्चरल बाउंड सिंड्रोम्स की, तो कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ मेंटल हेल्थ सिम्टम्स या फिर कुछ बिहेवियरल पैटर्न्स सर्टेन कल्चर के सर्टेन ग्रुप्स में ज़्यादातर देखे जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, भूत प्रेत आना या फिर स्पिरिट पोजेशंस आर कॉमनली सीन अमंग द रूरल एंड सब अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया मेनली. ऐसा नहीं है कि अर्बन पॉपुलेशन में नहीं है, बट मे बी that may be existing in minuscule, लेकिन बहुत ज़्यादा रूरल और सबर्बन पॉपुलेशन में देखा जाता है. एंड अगर आप बात करें कि उसको मेंटल इलनेस कंसिडर किया जाए या ना किया जाए, वो डिपेंड करता है. अगेन हमने वो 4Ds जो डिस्कस किए थे मेंटल इलनेस को डिस्क्राइब करने के, राइट. अगर ये सारे बिहेवियर्स बियॉन्ड अ पॉइंट, बियॉन्ड सर्टेन ड्यूरेशन नहीं जाते हैं, एंड पर्सन गोज बैक टू वंस लाइफ इन फुली फंक्शनल एंड प्रोडक्टिव वे, और उन एक्सपीरियंसेस से उस इंसान को कुछ डिस्ट्रेस नहीं हो रहा है, सो वी डू नॉट नेसेसरली हैव टू पुट इट इन अ पैथोलॉजिकल कैटेगरी. फॉर एग्जाम्पल, किसी गांव में या किसी शहर में एक माता की चौकी हुई या जागरण हुआ, किसी को माता आ गई, एंड यू सी दैट बिजार बिहेवियर ऑफ जस्ट gyrating एंड रॉकिंग हेड एंड ऑल ऑफ दैट. और उसके बाद वो पर्सन होश में आए, उसके बाद उन्होंने ये महसूस किया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, वो घर गए वापस अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त हो गए. ठीक है, उसके बाद ना उन्हें याद रहा, ना किसी ने उन्हें याद दिलाया, और उनकी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से चल रही है. तो उसको हमें क्लिनिकल पैथोलॉजी में कैटेगराइज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसको हम एक कल्चरल सेंसिटिविटी के साथ देखना पड़ेगा. लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि वो उस वक्त, उस समय में क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे थे या क्यों आया वो स्टेट, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? राइट. तो जैसे मैंने बोला कि हमारे पास लेंस है इस चीज़ को देखने का, जिसमें हम इसको समझ सकते हैं कि साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस एक्सप्रेस्ड इन कल्चरली मीनिंगफुल वे, दैट इज़ वन. इट कुड ऑल्सो बी अ सेल्फ एक्सप्रेशन. कई बार ये होता है ना, कोई ये औरतों में ही क्यों आती है ज़्यादातर, क्यों? क्योंकि वी अंडरस्टैंड दैट इन आवर ट्रेडिशनल इंडियन सेटअप वुमेन आर मोर oppressed. They have more burden of responsibilities on their shoulders. And possibly शायद हमें वो appreciation भी नहीं मिलता है उस काम के लिए. बहुत ज़्यादा intense control होता है family members का, despite all the work that women do, despite all the sacrifices they make, with no appreciation. तो control, lack of appreciation, loads of burden of responsibilities and everything. तो maybe also a sense of power. Where अगर एक बहू में माता आती है तो कभी कभी उनकी सास भी उनके पैर छू रही होती है उस वक्त. could be. So उसके रीजंस मल्टीपल हो सकते हैं कि क्या उस टाइम पे उस पर्सन की साइकोलॉजिकल इमोशनल नीड सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट क्या है. क्या वो सिर्फ अपने डिस्ट्रेस को एक्सप्रेस करना चाह रही हैं, क्या वो पावर डायनेमिक शिफ्ट करना चाहते हैं सबकॉन्शियसली, नॉट दैट पर्सन इज प्लेइंग मेलिशियसली. वो कई बार हमारा सबकॉन्शियस भी प्ले कर रहा होता है. इसलिए मैं कहती हूँ इट कुड बी अ डिसोशिएटिव स्टेट where you lose touch with your awareness with your own body, with yourself, with the surrounding, with the relation with people around you. So we understand it that way, right? So इसके yes, अब इससे related इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या है? वो ईगो सिस्टोनिक है या ईगो डिस्टोनिक है? ईगो सिस्टोनिक हम तब समझ सकते हैं जैसे कि आपने बोला कि सेंस ऑफ पावर आ रहा है, एक फीलिंग स्पेशल वाला सेंस आपको मिल रहा है कि आई कुड प्रेजेंट एज अ होस्ट टू द डीटी, सो आई एम सो स्पेशल, आई वाज द चोजन वन, राइट. एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको एक स्पेशल रिस्पेक्ट मिल रही है आपकी सोसाइटी में. जैसे आपने बोला सास भी आके पैर छू रही है, ठीक है, एंड मे बी व्हेन दे गो बैक टू देयर हाउस दे आर सीन एज प्योर सोल, right, or reflection of the mata. So people start to act more respectfully toward that person. People refrain from, डरते भी हैं उनसे कि माता इनमें आती है तो थोड़ा
सही से बिहेव करें। एग्जैक्टली। सो मे बी वो पावर शिफ्ट वो एक सेकेंडरी गेन्स हो सकते हैं उन सब बिहेवियर्स के, या फिर उन सारे जो लाइक बिजार डेमोन्स्ट्रेशन उस समय पे हुआ, तो वो एक सेकेंडरी गेन है, लेकिन डेफिनेटली एक साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का एक एक्सप्रेशन तो है ही। ओके। जो मानसिक बीमारियां हैं ये कितने समय तक चलती हैं? ये क्या आगे चल के समय के साथ खराब ही होती जाती है इंसान की स्थिति, या वो बेहतर भी हो जाती है? ओके, तो इसका जो जवाब है अगेन कोई कैटेगोरिकल येस और नो नहीं है। ये डिपेंड करता है किस तरह की बीमारी है, क्या सिवियरिटी है उस बीमारी की, क्या कोर्स रहा है, लाइक क्रॉनिक था या सडन ऑनसेट था, किस तरह से डेवलप हुई है, ठीक है। उसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि क्या पर्सन को सोशल सपोर्ट अवेलेबल है, फैमिली एनवायरनमेंट क्या है, पर्सन की अपनी रेजिलियंस क्या है, पर्सन का कनेक्शन विद द अदर पीपल और कम्युनिटी में क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या उनको सही समय पर व्हेन आई से सही समय इट मीन्स अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली इंटरवेंशन, क्या उनको सही समय पर सही इलाज उनके लिए मौजूद है, क्या उनके लिए वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो उनके इलाज को कंसिस्टेंट तरीके से लंबे टाइम तक चला सकें। व्हेन आई से लंबे टाइम, यस, ये मानसिक रोगों का इलाज थोड़ा लंबा चलता है। इट्स नॉट लाइक अ वायरल फीवर आपको आया और आपने लाइक दवाइयाँ ली और हफ्ते के अंदर आप ठीक हो गए, ऐसा नहीं होता है। तो इनका इलाज थोड़ा लंबा चलता है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू पर्सन हैज़ टू गो थ्रू टू गेट टू द स्टेज ऑफ रिकवरी और रिमिशन। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस सवाल के जवाब में आते हैं। जैसे जो अक्यूट ऑनसेट वाले डिसऑर्डर्स होते हैं, जो एकदम से पनपते हैं, किसी सिचुएशन की वजह से आ गए हैं, तो उनका इलाज जल्दी हो जाता है, दे कैन बी बेटर मैनेज। लेकिन वहीं पर जिन प्रॉब्लम्स का क्रॉनिक कोर्स रहा होता है, बड़े लंबे समय से चल रहे होते हैं, उनका इलाज थोड़ा लंबा और थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके। क्या मानसिक बीमारियां या कुछ मानसिक बीमारियां ऐसी होती हैं जो एक से दूसरे को लग सकती हैं? इसका जवाब है नहीं। लेकिन इन्फ्लुएंस डेफिनेटली हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, हम इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, जब आपकी फैमिली में कोई इंसान मानसिक रूप से बीमार है या फिर कोई इश्यूज हैं उनको, तो आपके फैमिली में एक स्ट्रेस का एनवायरनमेंट बनता है, ठीक है। तो पहले एक आपकी जेनेटिक लोडिंग है कि आपके फैमिली मेंबर को है, प्लस एक स्ट्रेस का इफेक्ट भी फैमिली एनवायरनमेंट में आ रहा है। तो इन दैट कॉम्बिनेशन सिचुएशन ने उसको ऐड कर दिया है। तो कीपिंग दैट इन माइंड, आपकी वल्नरेबिलिटी और वो स्ट्रेस एड अप होके ये चांस डेफिनेटली बना सकते हैं कि आप ज़रूरी नहीं उसी मेंटल हेल्थ इश्यू से सफ़र करें, लेकिन ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज महसूस होना शुरू हो अपने बारे में। ज़रूरी नहीं कि आप बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन येस, यू कैन एक्सपीरियंस सम ऑफ द सिम्टम्स। एक तो ये है एनवायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से। दूसरा होता है कंटेजियन थ्रू एम्पैथी। ये क्या होता है, वी ह्यूमन्स आर एम्पैथेटिक बीइंग्स, राइट। अब हमारे लव्ड वंस या हमारे से रिलेटेड जो भी लोग होते हैं, देखिए, जब वो खुश होते हैं, आपका बच्चा स्माइल करता है, आपके चेहरे पे भी मुस्कान आती है। आपका बच्चा रोता है, आप भी डिस्ट्रेस में होते हैं, राइट। तो इसी तरह आपके फैमिली में किसी भी मेंबर को अगर कोई तनाव है, कोई मुश्किल है, तो उसका एक इमोशनल इफेक्ट आपके ऊपर थ्रू एम्पैथी आता है। तो यस, आपको इमोशनल कंटेजियन हो सकता है, यू कैन एक्सपीरियंस द सेम इमोशन या इमोशनल डिस्ट्रेस, बट दैट डज नॉट नेसेसरली मीन कि आपको मेंटल इलनेस हो गई है। क्योंकि जब हम मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं, वी गो बाय सर्टेन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। लेकिन इससे रिलेटेड मेरे दिमाग में एक एग्जांपल आ रहा है, जो 11 सुसाइड्स हुए थे बुराड़ी में, दिल्ली में, जिसमें 11 लोग एक फैमिली के, जिसमें छोटे बड़े, अडल्ट, यंग, बड़े सब थे। किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि हम ये क्यों कर रहे हैं और ये नहीं करना चाहिए, एंड एवरीबॉडी डिड इट। तो सबने मिलके एक ही चीज किया जिसकी वजह से 11 लोगों की डेथ हो गई। इन दैट सेंस मैं ये कह रही हूँ कि क्या शेयर्ड डिल्यूजन्स हो सकते हैं, शेयर्ड बिलीव्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से कोई एक ऐसा डिसऑर्डर ये लोग सब आपस में पाल रहे हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं। ये बिल्कुल अच्छा आपने केस यहाँ ब्रिंगअप किया है डॉक्टर फोगाट। यस, वो बहुत ही यूनिक केस था, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता है। वो तो एक्सट्रीम स्टेप उन्होंने लिया, लेकिन वो सुसाइड तक चला गया।
लेकिन येस डेफिनेटली ड्यू टू द सोशल इन्फ्लुएंस एंड लर्निंग कई बार कॉमन बिलीफ पर अपना शुरू हो जाते हैं. मे बी लाइक वन पर्सन इज डोमिनेंट, अदर पीपल take this person as a role model and gradually you kind of adapt to the behavioral patterns and thinking patterns of the other person. तो ये एक इकलौता केस नहीं है, वो हाईलाइट हो गया because of like they all committed suicide together. There is something called folie à deux, like when there is a pair, when they start to share the same delusion, same thinking patterns, same behavioral patterns. अगर आपको याद हो नोएडा में एक केस था, there were two sisters, right, who locked themselves inside their apartment for several years. They started eating papers because they started believing that world outside is dangerous. So one person is very influential and the other person is very influenced, right? तो shared delusion, shared ideas and beliefs हो सकते हैं that percolate from influencing person to the person who is influenced. Folly family के कई बारी cases देखने में आए हैं. That Buradi case could be one case of folly family. मैंने कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना है कि जैसे कि अगर आप कोई मानसिक तनाव महसूस कर रहे हैं तो आप भगवान की भक्ति में जाएं, थोड़ा नाम जप करें या कुछ जागरण करें या कुछ इस तरीके की चीज़ों में ज़्यादा शामिल हों. क्या इन चीज़ों से या भगवान की भक्ति से मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो जाता है? Dr. Fogart, answer to this question is yes, but not a categorical yes. Why I can explain. देखिए ये सारी स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, डेफिनेटली ये आपको एक ग्राउंडिंग तो देती हैं, राइट? ये आपको एक मेंटल स्ट्रेंथ भी देती हैं, बट दीज कैनॉट बी यूज्ड एज ट्रीटमेंट मोडालिटी इन आइसोलेशन. दीज कैन बी सपोर्टिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू द प्रोफेशनल ट्रीटमेंट, बट दीज कैन नॉट बी द ट्रीटमेंट मोडालिटी इन इटसेल्फ. इनके मल्टीफोल्ड इफेक्ट्स हो सकते हैं दैट कैन सपोर्ट द रिकवरी ऑफ अ पर्सन. फर्स्ट इज ये जो स्पिरिचुअल रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं ये आपको एक इमोशनल या साइकोलॉजिकल कंफर्ट प्रोवाइड कराती हैं. दे मेक यू फील मोर ग्राउंडेड. कई बार अपनी प्रॉब्लम्स को देखने के लिए आपको एक नज़रिया भी देती हैं, लाइक यू डेवलप डिफरेंट पर्सपेक्टिव अबाउट योर इमोशनल सफरिंग और लाइफ स्ट्रेसेस. Like for example, in the cases of death of a loved one, maybe spiritual or religious practices can help you cope. Yes, definitely. The grief period can be a bit lighter. Like and faith also instills some kind of a hope. And we also tend to believe in this, like that eternal connection of the souls, like, and we all are one at the end, right? So sometimes these kind of religious ideas and spiritual faith do evoke hope in us. Okay. Right? So they prevent us from experiencing a complete or abrupt sense of loss. कई सारी जो spiritual और religious practices हैं, जैसे mindfulness हो गया, prayer हो गया, meditation हो गया, all these provide us some kind of emotional grounding. ये आपको एक calming effect देती हैं that can help us elevate our anxiety, at least temporarily. तो ये एक दूसरा effect होता है इन भक्ति का या फिर spiritual practices का. उसके अलावा जब हम किसी भी स्पिरिचुअल या रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं, देयर इज अ कम्युनिटी इन्वॉल्व्ड, राइट? यू गो टू टेम्पल, देयर इज अ कम्युनिटी. तो आपका एक कम्युनिटी से भी कनेक्शन बनता है, आपकी एक दिनचर्या बनती है जिससे आप ना अपने से कनेक्ट करते हैं, अपने इंटरनल सेल्फ से कनेक्ट करते हैं, बट आप औरों से भी कनेक्ट करते हैं. ठीक है, इस कम्युनिटी में आपको एक सेंस ऑफ सपोर्ट महसूस होता है. You don't feel alone in your struggles, right? There are other people also who are in it with you. So एक सेंस है, तो वो डेफिनेटली उसका सपोर्टिव इफेक्ट होता है. कई सारी प्रैक्टिसेस हैं जैसे सेवा, ग्रैटिट्यूड, हम भगवान को धन्यवाद करते हैं. दूसरा है माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन हो गया, चैंटिंग हो गया, प्रेयर्स हो गया. तो ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं, अगर आप डॉक्टर फोगाट देखेंगे, जो थर्ड वेव इंटरवेंशंस जो आई हैं इन द फील्ड ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, दे हैव स्टेब्लिश्ड इट साइंटिफिकली that they have positive effect on our mental well-being. इससे मुझे याद आया कि एक रिसर्च है जो ये कहती है कि अगर आप ओम का उच्चारण बहुत लंबे समय तक करें, करीब आधा घंटा 1 घंटा करें, तो आपकी एक्चुअली ब्रेन वेव्स में बॉडी में चेंजेस आते हैं फिजिकल. बिल्कुल ही हो सकता है क्योंकि चैंटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं सिर्फ ओम इज़ अ वेरी पावरफुल वर्ड, वी ऑल नो दैट, एंड till the time immemorial we have been sticking to this word as the eternal sound, right? Definitely. But अगर हम कोई भी पॉजिटिव वर्ड पकड़ कर अगर उसमें अपने माइंड बॉडी दोनों को इन्वॉल्व करके कंप्लीटली इमर्स करके उस वर्ड में अगर उसको चैंट करते हैं, उसका पॉजिटिव इफेक्ट हमारी बीइंग पर होता है.
क्योंकि चैंटिंग इज ऑल्सो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। ओके। मेरा एक और सवाल था कि जब कोई मानसिक बीमारी से ग्रस्त होता है, क्या उसे पता होता है, उसे मालूम होता है कि मुझे कोई बीमारी है, या वो बिल्कुल बेखबर होता है कि उसको कोई समस्या है? इसका आंसर येस एंड नो बोथ है, क्योंकि कई तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें अच्छी इंसाइट हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को एंजाइटी है और पर्सन डे टू डे बेसिस पर सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इंसान को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है और इंसान को फोकस करने में, कॉन्सेंट्रेट करने में प्रॉब्लम है, काम में उसको दिक्कतें आ रही हैं, इरिटेबिलिटी बहुत बढ़ गई है, तो उस इंडिविजुअल को पता हो सकता है कि दीज आर काइंड ऑफ चेंजेस दैट पर्सन हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग इन वन सेल्फ। तो मोस्ट ऑफ द न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स में इंसाइट अच्छी होती है लोगों की। वहीं पर कई डिसऑर्डर्स, जैसे कोई भी जिन डिसऑर्डर्स को हम साइकोटिक की कैटेगरी में डालते हैं, वहाँ पर इंसाइट पुअर हो सकती है। इंसान को नहीं पता चलता है कि उनका बिहेवियर या फिर उनके सिम्टम्स कैसे उनकी डे टू डे लाइफ को अफेक्ट कर रही है, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया, डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स, sometimes manic states of bipolar disorder में insight poor हो सकता है। Person may not know that something is wrong with them. On the contrary, जब भी person को neurotic disorders होते हैं, they may have good insight and they are experiencing the distress and they want to get rid of it, and that is why they come to the therapy. They seek treatment for that. ओके। तो हम ज़्यादातर मानसिक बीमारियों को देखते हैं कि इंसान बहुत दुखी है, बहुत परेशान है बीमारी से, उसके आसपास के लोग भी परेशान हैं। क्या कोई ऐसी मानसिक बीमारी होती है जिसको हमको पता नहीं चलेगा, वो खुश दिखाई दे रहा है या वो बहुत खुश है, हमें ऐसा लगता है? क्या ऐसी भी मानसिक बीमारियां अपने आप को शो करती हैं? बिल्कुल, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया बाइपोलर डिसऑर्डर में, लाइक नो, अगर कोई पर्सन मैनिक स्टेट में है, एक एक्सट्रीम यूफोरिया उसको है। अगेन पूनम, इन सब चीज़ों को हमें कंपेयर करना है पर्सन के बेसलाइन बिहेवियरल पैटर्न से। ठीक है, अगर कोई पर्सन रिजर्व्ड है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलता है, शांत रहता है, एंड सडनली दैट पर्सन बिकम्स ओवर सोशल, स्टार्ट्स टू ओवर स्पेंड, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं फॉर नो एक्सप्लेन रीज़न, तो ये इंडिकेटर्स हो सकते हैं कि इट कुड बी अ स्टेट ऑफ मैनिया और हाइपोमैनिया, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ हिज और हर सिम्टम्स. So these could be the signs that we can look for and evaluate based on, again, 4Ds and the baseline behavior of the person. Okay. मानसिक बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को शादी करनी चाहिए? क्या वो नौकरी कर सकता है? नॉर्मल लाइफ जी सकता है? राइट. तो सबसे पहले शादी वाला क्वेश्चन लेते हैं. ये एक बहुत ही डीपली पर्सनल डिसीजन है पर्सन का. तो आंसर है यस, पर्सन शादी कर सकता है. कोई मेंटल हेल्थ इशू हो जाना कोई परमानेंट डिसेबिलिटी नहीं है, बट कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है. पहला हमें ये देखना है कि कौन सा मेंटल हेल्थ इशू है, उसकी सिवियरिटी क्या है, डिग्री क्या है, कितना डिसफंक्शन उससे उस पर्सन की लाइफ में आ रहा है. फर्स्ट ये कितने रेकरेंट एपिसोड्स हैं, और दूसरा कि पर्सन को उस हेल्थ इशू को मैनेज करने के लिए क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या वो पर्सन उन रिसोर्सेज को सीख कर रहा है, उसके आसपास फैमिली एनवायरनमेंट क्या है, कितना उसे सपोर्ट अवेलेबल है, क्या उसका फंक्शनल लेवल है. ये सब चीज़ें हम कंसिडर कर सकते हैं. इन एडिशन उसका इंटरपर्सनल एडजस्टमेंट कैसा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज शादी इज़ अ वेरी डीप इंटरपर्सनल कनेक्शन बिटवीन टू पीपल. दूसरा सवाल मेरा था काम से रिलेटेड. क्या ऐसे इंसान को नौकरी करनी चाहिए? Definitely yes, but again we'll go back to the severity of the person's symptoms at that time. तो ठीक है, इंसान काम कर सकते हैं बशर्ते वो अपना इलाज पूरा कर रहे हों, सिम्टम्स को अच्छे से मैनेज कर रहे हों. ये अगेन डिपेंड करेगा उनके वर्क प्लेस पे क्या अकोमोडेशन उनके लिए अवेलेबल है, कितना उनको सोशल सपोर्ट अवेलेबल है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, हाउ फ्रिक्वेंटली कैन ही टेक ब्रेक फ्रॉम वर्क फॉर हिज ओन ट्रीटमेंट. तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ को डिटरमिन करते हैं कि पर्सन इफेक्टिवली अपने वर्क स्पेस में एडजस्ट कर सकता है या नहीं. ओके. डॉक्टर तन्वर, मेरा एक लास्ट सवाल है आपसे है कि जब कोई मानसिक बीमारी से ग्रस्त होता है
इसके कॉमन इलाज क्या होते हैं, किस तरीके से ट्रीटमेंट होती है? ओके, तो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का इलाज पॉसिबल है डेफिनेटली, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है जो इलाज के लिए काफ़ी हो। उसके लिए हमें एक इंटीग्रेटिव अप्रोच बहुत ज़रूरी होती है। सिर्फ मेडिकेशन इसका इलाज नहीं कर सकती। डेफिनेटली मेडिकेशन है हेल्पफुल सिम्टम्स की इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए, इंसान के सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए। फॉर एग्जांपल थोड़ा स्लीप इंप्रूव करने के लिए आ सकता है, टेंशन फोकस इंप्रूव करने के लिए यूज़ कर सकता है, मूड स्टेबलाइज करने के लिए यूज़ कर सकता है। लेकिन जो उनके डीपली रूटेड कॉजेज़ हैं उनको वो एलिमिनेट नहीं कर सकते, उनको हमको रिजॉल्व करना पड़ता है साइकोथेरेपी के अंदर। And in addition to the medication and psychotherapy, we may also need to include some of the lifestyle changes. That would be a very, very integral part of the treatment of mental health issues. We may also include the social support network of an individual. So the treatment modality, जैसे कि like family members को educate करना, उनको burden of care के बारे में समझाना, फैमिली मेम्बर्स को कोपिंग टूल्स एंड टेक्निक्स प्रोवाइड कराना कि उनके फैमिली मेम्बर की इस मेंटल हेल्थ सिचुएशन में वो सिचुएशन से या फिर अपने उस मेंटल स्ट्रेस से वो कैसे कोप अप कर सकते हैं वाइल ट्राइंग टू हेल्प द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम द डिसऑर्डर। तो कोई एक ट्रीटमेंट एलिमेंट इनफ नहीं है, ये एक इंटीग्रेटिव अप्रोच है जो हमको इंक्लूड करनी पड़ती है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के इलाज करने में। And especially it requires the help of family members and caregivers. Totally. Family member support plays crucial role in person's recovery. थैंक यू डॉक्टर तनवर, हमको इतनी डिटेल में मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक बीमारियों के बारे में बताने के लिए शुक्रिया। Thank you, Dr. Fogart. This brings us to the end of this episode on mental health and mental disorders, especially in the context of India. I hope this episode is helpful for you and you are able to help someone who is close to you and suffering from any mental illness. Hope you like this episode. Please like and subscribe the channel. Thank you.